हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गांधी मैदान स्थित प्रवर्तन निदेशालय ED के दफ्तर में आज 19 मार्च 2025 को पूछताछ शुरू हो गई। इस दौरान उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद हैं। पूछताछ से पहले लालू प्रसाद के समर्थकों ने ED दफ्तर के सामने भारी संख्या में जुटकर नारेबाजी की। सभी कार्यकर्ता सरकार और ED के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले 18 मार्च 2025 को लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी इसी मामले में पूछताछ की गई थी। ED की पूछताछ और सवालों की सूची। ED के सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव को पूछताछ से पहले एक सवालों की सूची दी गई है, जिसका जल्द ही जवाब लिया जाएगा। यह पूछताछ लंबी चलने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा में इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा, पूरा माल दबाकर रखा गया था। चपरासी के क्वार्टर में रहते थे, आज महल में रहते हैं। कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाने की आलोचना करते हुए इसे निरर्थक बताया। RJD का साजिश का आरोप। RJD के विधायक मुकेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के पास आने पर भाजपा सरकार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश करती है और उन्हें प्रताड़ित करती है। इसी तरह की साजिश चुनावों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि जब वे 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति ले ली थी। CBI ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू समेत 78 लोग आरोपी हैं। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी बने हैं, जिनमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती शामिल हैं। इससे पहले 30 जनवरी 2025 को अदालत ने CBI को इस मामले में कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। नवगछिया पुलिस जिले के जगतपुर में दो सगे भाई के बीच मामूली विवाद में हुई फायरिंग में एक भाई की मौत हो गई है। दूसरा भाई घायल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज भागलपुर के भाजपा नेता और MLC डॉक्टर NK यादव के क्लिनिक में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के तमाम आला अधिकारी डॉक्टर NK यादव के नर्सिंग होम पहुंच चुके हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है। दोनों भाई रिश्ते में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जगतपुर निवासी जयजीत यादव और विकल यादव में मामूली विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायल भाई ने हथियार छीनकर हमलावर भाई को भी गोली मार दी। दोनों घायल भाइयों को तत्काल भागलपुर लाया गया। वहां डॉक्टर NK यादव के नर्सिंग होम पर एक भाई विकल यादव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि जयजीत की हालत चिकित्सकों ने नाजुक बताई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है, जिससे इस घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। परवत्ता थाना अध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एक दूसरे पर दोनों भाइयों ने फायरिंग की, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई का इलाज चल रहा है। दोनों भाइयों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में बचाने आई उसकी मां के हाथ में भी गोली लगी है। मां का इलाज भी डॉक्टर AK यादव के यहां चल रही है। बिहार के मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। पिता की दूसरी शादी से नाराज बेटे, बहू और बेटी ने मिलकर पिता और उनकी दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये घटना वार्ड नंबर 14 में हुई, जहां घर में ही लोहे के बैट और बांस से पीट पीट कर पिता भगवान शाह 52 वर्ष की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस को भगवान शाह का शव उनके घर के दरवाजे के पास पड़ा मिला, जबकि उनकी पत्नी का शव घर से करीब 200 मीटर दूर मक्के के खेत में मिला। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी बेटा शवों को चोरी छिपे जलाने की फिराक में था, लेकिन किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। दूसरी शादी बनी हत्या की वजह भगवान शाह की पहली पत्नी का 2 साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने 7 महीने पहले दूसरी शादी कर ली थी। इस शादी से नाराज
उनके बेटे, बहू और बेटी के बीच आए दिन विवाद होता था, जो आखिरकार इस खूनी वारदात में बदल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के बेटे, बहू और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए बैट और बांस को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या अचानक गुस्से में वारदात को अंजाम दिया गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, जनसुराज ने भी ठोका दावा। सभी पदों पर लड़ेगे प्रत्याशियों। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को कैंपस में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। छात्रों की भीड़ नामांकन केंद्रों पर उमड़ी, जहां विभिन्न संगठनों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। खास बात यह रही कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने अध्यक्ष से लेकर अन्य सभी पदों के लिए नामांकन भरा और जीत का दावा किया। जनसुराज के उम्मीदवारों का दावा, जीत हमारी होगी। जनसुराज समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिनेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है और छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा, हम पटना यूनिवर्सिटी को सुधारने के लिए मैदान में उतरे हैं। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और छात्रों की आवाज बनना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वहीं जनरल सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार अनु कुमारी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मगध महिला कॉलेज समेत पूरे विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लाइब्रेरी, डिजिटल सुविधाओं और आईटी सेक्टर में सुधार हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रशांत किशोर के नारे को दोहराते हुए कहा, वंशवाद पर चोट करो, जनसुराज को वोट करो। 29 मार्च को होगा मतदान। 19,000 छात्र डालेंगे वोट। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का मतदान 29 मार्च को होगा, जिसमें करीब 19,000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर पूरे विश्वविद्यालय में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कमर कस ली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने 682 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवार बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स: जनरल 313 पद अनुसूचित जाति, एससी 98 पद अनुसूचित जनजाति, एसटी 7 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, 112 पद पिछड़ा वर्ग बीसी, 62 पद महिला बीसी वुमन, 22 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, 68 पद शैक्षणिक योग्यता। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिक्स में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास इन विषयों से ग्रेजुएशन या संबंधित सब्सिडियरी विषय में डिग्री प्राप्त हो। आयु सीमा: इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी महिला एवं पुरुष और अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पटना जिले के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे 108 डॉक्टरों ने आज गुरुवार सुबह अस्पताल के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 8 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है और इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इंटर्न डॉक्टरों में से मोनिका सिंह ने बताया कि अस्पताल के डीन का कहना है कि सभी दस्तावेज दिल्ली भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वहीं उन्होंने बताया कि देश के अन्य ईएसआईसी अस्पतालों में इंटर्न डॉक्टरों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इंटर्न डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले कॉलेज निरीक्षण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी यह मुद्दा उठाया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ.
विनय कुमार विश्वास ने कहा कि मंत्रालय तक डॉक्टरों की मांगें पहुंचा दी गई हैं और ईएसआईसी अस्पताल एवं नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। डॉक्टर विश्वास ने यह भी कहा कि दिल्ली से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ज्ञान रंजन ने कहा, बीहटा ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज देश का एक बड़ा सरकारी संस्थान है जहां इंटर्न डॉक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें बिहार में अच्छे डॉक्टरों को नहीं आने देना चाहती क्योंकि यहां डॉक्टरों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। डॉक्टर रंजन ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को बिहार से लेकर दिल्ली तक उठाया जाएगा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस संबंध में बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार होने के बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं। मधेपुरा जिले में बुधवार अहल्य सुबह एक युवक की बॉडी पोखर किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह हादसा आलमनगर थाना क्षेत्र की है। मृतक की शिनाख्त उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर वार्ड संख्या 7 निवासी रंजीत कुमार सिंह के बेटे करण कुमार 23 वर्षीय के रूप में हुई है। डेड बॉडी देखते ही तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। स्पॉट पर पहुंची आलमनगर थाना की पुलिस टीम ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता रंजीत सिंह ने करण की हत्या का इल्जाम ससुराल वालों पर लगाया है। पिता ने बताया कि मंगलवार की शाम करण अपने ससुराल आलमनगर के नवगछिया टोला गया हुआ था और आज सुबह उसकी बॉडी मिली है। उन्होंने आगे बताया कि 2 साल पहले करण की शादी हुई थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। उन्होंने कहा कि करण और उसकी पत्नी को बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था, लेकिन कुछ समय से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। मृतक के पिता के मुताबिक करण की पत्नी का लौ अलगान के एक युवक से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर करण को लगातार धमकियां मिल रही थीं कि अगर वह घर आएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और मंगलवार की शाम जब करण अपने ससुराल गया, जहां उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई और बॉडी को पोखर किनारे फेंक दिया गया। पिता ने भावुक होकर बताया कि उनकी बहू देखने में सुंदर थी, जबकि उनका बेटा थोड़ा श्यामला रंग का था। इस वजह से भी उनके बेटे को भी प्रताड़ित किया जाता था। उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, पुलिस जांच में जुट गई। जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यह भूमि केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं बल्कि एक जीवंत गाथा है। एक ऐसी कथा जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को आकार दिया। यहाँ गंगा की कलकल धारा ने सभ्यता को सिंचित किया, यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर को मोक्ष का मार्ग मिला और महात्मा गांधी को अपने सत्याग्रह की शक्ति। यह वही बिहार है जहाँ दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में फला फूला, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला ने पूरे विश्व को शिक्षा का प्रकाश दिया और जहाँ विदेशी यात्री मेघस्थनीज, फाहियन और हुएनसांग ने आकर इसकी समृद्धि का बखान किया। बिहार केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की संभावना भी है। यह राज्य संघर्षों से सीखने, टूटकर भी जुड़ने और अपनी अस्मिता को पुनर्परिभाषित करने का प्रतीक है। आइए इस गौरवशाली इतिहास की यात्रा करें और जानें कि कैसे बिहार ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को रोशन किया। सभ्यता की नींव चिरांद से मगध तक। इतिहासकारों के अनुसार बिहार में मानव जीवन के प्रमाण नवपाषाण युग से मिलते हैं। सारण जिले में स्थित चिरांद भारत की सबसे प्राचीन बस्तियों में से एक है, जहां 2500 ईसा पूर्व से मानव सभ्यता फल फूल रही थी। यहाँ के पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र कृषि, पशुपालन और बर्तन निर्माण में भी विकसित था। इसके बाद बिहार ने महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। राजगृह वर्तमान राजगीर उस समय का प्रमुख नगर था, जहां से मगध की शक्ति धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना प्रभाव छोड़ने लगी।
विदेशी यात्रियों की नजर में बिहार की भव्यता और वैभव का प्रमाण न केवल भारतीय ग्रंथों में मिलता है, बल्कि इसे विदेशी यात्रियों ने भी अपनी आंखों से देखा और सराहा है। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मगध की संपन्नता और प्रशासनिक दक्षता का विस्तार से वर्णन किया है। चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु फाहियन और ह्वेनसांग ने भी बिहार की यात्रा की थी। फाहियन ने अपनी यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय और गया के बौद्ध स्थलों की महिमा का बखान किया, जबकि ह्वेनसांग ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बताया। महात्मा गांधी के जीवन में बिहार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1917 में जब गांधी जी पहली बार बिहार आए, तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यहाँ के किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया, जो उनके जीवन का पहला बड़ा आंदोलन था। यहीं से उनके सत्याग्रह की शक्ति का वास्तविक परीक्षण हुआ और यह आंदोलन पूरे देश में आजादी की लड़ाई का आधार बना। यही कारण है कि कहा जाता है, गांधी को महात्मा बिहार ने बनाया। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आज मंगलवार सुबह पटना के ईडी कार्यालय पहुंची। उन्हें रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में ईडी ने लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार दोपहर में तलब किया है। यह पहली बार है जब तेज प्रताप से इस केस में पूछताछ हो रही है। बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ईडी ने उन्हें भी समन भेजा है। ईडी कार्यालय में राबड़ी देवी के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बड़ी संख्या में आरजेडीजी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर जुट गए और विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी को कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यालय के अंदर ले जाया गया, जहां उनके साथ आरजेडी सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। इस पूछताछ के बीच बिहार में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक ललित यादव और उनके भाई वीरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दोनों विधायकों ने यह बयान मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। क्या था पूरा मामला? इस मामले में आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे 2009, तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी करते हुए कई अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखा गया। बदले में लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर बेशकीमती जमीनें सस्ते दाम पर हस्तांतरित कर दी गईं। सीबीआई इस मामले के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसकी जांच में जुटी है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आज मंगलवार सुबह पटना के ईडी कार्यालय पहुंची। उन्हें रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में ईडी ने लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार दोपहर में तलब किया है। यह पहली बार है जब तेज प्रताप से इस केस में पूछताछ हो रही है। बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ईडी ने उन्हें भी समन भेजा है। ईडी कार्यालय में राबड़ी देवी के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बड़ी संख्या में आरजेडीजी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर जुट गए और विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी को कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यालय के अंदर ले जाया गया, जहां उनके साथ आरजेडी सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। इस पूछताछ के बीच बिहार में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक ललित यादव और उनके भाई वीरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दोनों विधायकों ने यह बयान मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। क्या था पूरा मामला? इस मामले में आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे 2009, तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी करते हुए कई अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखा गया। बदले में लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर बेशकीमती जमीनें सस्ते दाम पर हस्तांतरित कर दी गईं। सीबीआई इस मामले के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसकी जांच में जुटी है।
लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं।